तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 150 VBI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो आपका 150 MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैक बोर्ड में अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारा क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पे कराने वाला हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2012 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो जैक बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की जो प्रचलन है आपका, ये 2012 से ही शुरू हुआ था। 2012 में आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 5 आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से और 5 आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो ये कहा है आपका रॉबिन्सन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण की विज्ञान है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एडम स्मिथ ने क्या कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो देखिए पहला है आपका कि साधनों के बंटवारों की समस्या। तो ये आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। उसके बाद है आपका साधनों का पुनः उपयोग कैसा हो। तो ये भी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। उसके बाद है आपका कि साधनों का विकास कैसे हो। तो ये भी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। यानी कि ये तीनों आपका केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट से कि मांग का नियम बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा? तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका मार्शल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है आपका कि एकाधिकार की विशेषता है। तो एकाधिकार की विशेषता क्या है? इसमें आपका एक विक्रेता होता है, बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाला आपका अनेक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है। तो ये आपका सिद्धांत संबंध रखता है आय के निर्धारण से, आय दृढ़ीकरण से और आर्थिक विकास से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से ये संबंध रखता है। ठीक है, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इस वजह से आपका 17 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका 16 तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन रहता था और आपका 17 से लेकर के 32 तक आपका ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, इस वजह से आपका 17 नंबर से स्टार्ट है। ये मत समझिएगा कि 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 17 कहां से आ गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं। तो देखिए आहरण, विड्रॉल फॉर्म, ये इससे भी निकालते हैं। उसके बाद एटीएम से तो निकलवे करते हैं, चेक के द्वारा भी निकालते हैं, यानी कि ये सभी के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ये जो प्रत्यक्ष कर का डिफिनेशन है ये क्वेश्चन ने दिया था, तो ये आपका डॉल्टन ने दिया था, जॉन डॉल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा आपका कहा था कुछ नेट्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका गलत आंसर दिया हुआ है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको सारा कुछ यहाँ पे सही करके एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था? तो ये कुछ नेट्स ने दिया था, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। तो ये आपका शेपिरो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या क्या कार्य हैं इसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आ गया है। देखिए मैंने क्वेश्चन इस वजह से टैप नहीं किया क्योंकि समय बहुत ही कम था, इस वजह से मैंने किताब वाला फोटो खींचा, पीडीएफ बनाया और आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। समय तो आपका ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 ही दिन आपका एग्जाम अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ने टाइपिंग नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो आपका एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि माइक्रो जिसका अर्थ छोटा है निम्न में से कौन सी भाषा से उद्धृत हुआ है, तो इसका जो उद्भव हुआ है ये आपका ग्रीक भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो और मैक्रोस ये दोनों वर्ड आपका ग्रीक भाषा का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है, तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये सब क्या है आपका, ये आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। ठीक है, जो हम लोग दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो ये सभी आपका क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मांग को प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से कौन से हैं, तो मांग को कौन प्रभावित करता है, तो कीमत तो प्रभावित करते ही है। ये मांग का नियम बताता है कि कीमत क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो मांग घट जाएगा, जिसके उल्टा कीमत घटा देंगे तो मांग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो करता ही करता है। आय में परिवर्तन होने से भी आपका मांग प्रभावित होता है। आय किसी का बढ़ता है तो ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा उपभोग करता है, मांग उसका बढ़ जाता है। और आय कम है, अगर आय उसका कम हो जाता है तो वो कम कंज्यूम करता है, मतलब कम उपभोग करता है। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। उपभोक्ता की रुचि भी किसी वस्तु की क्या करती है, मांग को प्रभावित करता है, यानी कि ये सभी आपका मांग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में आपका उत्पादन विधि के द्वारा भी किया जाता है, आय विधि के द्वारा भी किया जाता है और व्यय विधि के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि ये सभी विधियों को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, यानी कि कुछ लेन देन करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। मूल्य का मापक, यानी कि किसे मापते हैं कि 50 से अधिक घड़ी का दाम है, 10,000 मोबाइल का दाम है तो मुद्रे के रूप में उसको माप रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए मूल्य का संचय भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी कार्य हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय प्रवाह में शामिल है, तो सक्रिय प्रवाह में आपका उपभोग, विनियोग और आय ये तीनों शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये कहा था आपका हार्टले विदर्स ने, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो व्यावसायिक बैंक जो आपका व्यापारिक बैंक जैसे आपका स्टेट बैंक हो गया, ठीक है, ये केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या HDFC बैंक, ये सब आपका व्यापारिक बैंक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो पहली बार आपका ये 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखेगा 1949 में। ठीक है, जो आपका व्यावसायिक बैंक है उसका 1969 में, केंद्रीय बैंक का आपका 1949 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य मदें हैं, तो इसके अंतर्गत आपका मशीन भी आता है, कपड़ा भी, सीमेंट भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन में पेट भर आएगा आपका, ये फिक्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेट भर आपका फर्स्ट क्वेश्चन में यही रहेगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा है, ये पक्का आएगा। ठीक है, तो एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि एकाधिकार की विशेषता है, तो एकाधिकार की विशेषता क्या है, अभी कुछ देर पहले बताए कि एक विक्रेता होता है, बेचने वाला एक, और खरीदने वाला आपका अधिक होता है, यानी कि अनेक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन VVI है, कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। देखिए कोई कहता है ना कि VVI क्वेश्चन है, तो कैसे कहता है VVI क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा होता है, जो जितना बार रिपीट होता है उसको उतना ही ज्यादा VVI माना जाता है, जो जितना कम बार रिपीट होता है उतना ही कम VVI माना जाता है। ठीक है, किसी को भगवान आकर के सपना में नहीं बताता है कि ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जो ज्यादा बार आता है, जो ज्यादा प्रीवियस ईयर में पिछले वर्षों में आया हुआ है, उसी को VVI कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होती है उसी को क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि वह वक्र जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है कहलाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपका मॉडल पेपर में या तो कोडरमा वाला मॉडल पेपर में था, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं भैया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सब क्या है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो शुरू में ही बताए थे मार्शल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्र को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो आपका पूंजीवादी है अमेरिका उमर का ना, जो पश्चिमी देशों का है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका समाजवादी में कर सकते हैं। जो आपका रूस सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था थी आपका, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब ये दोनों का जो मिश्रण होता है ना, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें तीनों में इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो मांग में कमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो आय में कमी होने से मांग कमी हो सकता है। क्रेताओं की संख्या में कमी होने से भी क्या होगी, खरीदने वाला रहेगा नहीं तो मांग में कमी नहीं होगा भैया। उसके बाद है उपभोक्ता की रुचि में कमी। तो मान के चलिए आप लिंग लेसर पेन का यूज करते थे, आपको ये अच्छा नहीं लगने लगा, तो क्या होगा, इसका मांग कम हो जाएगा ना, आप नहीं खरीदिएगा तो, ठीक है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी से क्या होगी, मांग प्रभावित होती है, मांग में कमी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य आपका अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। स्थिर मतलब जो कभी बदले ही नहीं, वही होता है स्थिर का मतलब, ठीक है। तो स्थिर नहीं है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बीमे का प्रीमियम, ये क्वेश्चन आज मैं करवा रहा था जब वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो वहां पे भी करवाया था, ठीक है। बीमे का प्रीमियम क्या है, स्थिर लागत है। ब्याज क्या है, ब्याज भी आपका स्थिर लागत है। उसके बाद फैक्ट्री का किराया भी क्या है आपका स्थिर लागत है। कच्चे माल का लागत क्या है, ये आपका परिवर्तनशील लागत है। मतलब जिस प्रकार से उत्पादन करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग कच्चे माल को उपभोग करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल का उपभोग भी बढ़ेगा, इससे क्या होगी, लागत बढ़ेगा। इसके उल्टा अगर कम करेंगे उत्पादन तो क्या होगी, कच्चे माल का उपभोग भी कम होगा और इससे क्या होगी, कच्चे माल की लागत भी कम होगा। तो ये परिवर्तन होते रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कच्चे माल की लागत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है बच्चा, सामान्य कीमत स्तर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। तो दोहरे संयोग का अभाव होता था कि हम मान के चलिए मेरे पास चावल है तो ये जरूरी नहीं कि मुझे जो आवश्यकता है दाल का, तो उसके पास जिसको चावल की आवश्यकता है उसके पास दाल हो, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ये दोहरे संयोग का अभाव होता था। वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ, ये विभाजन नहीं हो पाता था वस्तु का अच्छा से, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। हर जगह आपका क्या होता था, ये अलग अलग दाम हो जाता था, अलग अलग जो वस्तु रहता था उसी का मूल्य मापक कर देता था। अभी तो हम लोग पैसा में मूल्य मुद्रा में के रूप में क्या करते हैं, मूल्य का मापन करते हैं ना, तो उस समय काफी ज्यादा कठिनाई होती थी। तो ये सभी कठिनाइयां आती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था, 1935 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, आरबीआई नहीं जारी करता है। आरबीआई सारा नोट जारी करता है लेकिन 1 रुपया वाला नोट जारी नहीं करता है। 1 रुपया वाला नोट कौन जारी करता है, तो ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि 1 रुपए के नोट में किसका साइन होता है, तो भारत के वित्त सचिव का, किसका, वित्त सचिव, मैं यहां लिख देता हूं, वित्त सचिव का साइन होता है, ध्यान रखिएगा। सारे नोट में आपका आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है लेकिन 1 रुपए का नोट जो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है इसमें वित्त सचिव का साइन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, केंद्रीय बैंक है, ठीक है, नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका एक व्यावसायिक बैंक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है, एक व्यावसायिक बैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार से आपका एसबीआई है ना, बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसी प्रकार से आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह का एक बैंक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापारिक बैंक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका
कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, देखिए ये सारा क्वेश्चन मैंने जो आपका टॉप 40 VBI क्वेश्चन करवाया था वहां पे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को भी जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ये सारा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। नहीं देखेगा तो बड़ी पछताइएगा बाबू, पहले बता दे रहे, खाली आंसर भी नहीं बताए वहां पे, सारे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मांग की कीमत लो से अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मांग की कीमत लो से क्या अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो देखिए उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, साथ ही साथ उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है, साथ ही साथ उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। ये क्वेश्चन को अच्छा से आपका क्वार्टर वाला मॉडल पेपर में डिस्कस किए थे, साथ ही साथ सुबह सुबह को जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे उसमें भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये इनमें से सभी क्या है, उपयोगिता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। जो रिपीट हो रहा हो क्यों बार बार पढ़े, क्या समय भी तो आपका महत्वपूर्ण है ना, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। तो एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, तो उत्पादन प्रक्रिया को भी दर्शाता है, वितरण प्रणाली को भी दर्शाता है और बाजार प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। देखिए प्रीवियस ईयर करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, और वे सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं। तो आहरण विधि यानी कि विड्रॉवल फॉर्म के द्वारा भी निकालते हैं, चेक के द्वारा भी निकालते हैं, ATM के द्वारा भी निकालते हैं। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्रत्यक्ष कर है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आयकर, आयकर क्या है आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और देखिए उपहार कर, उपहार कर भी आपका प्रत्यक्ष कर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या हो गया, जिससे GST क्या है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई, याद रखिएगा, पूछा मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी था, 1 जुलाई कब 2017 को GST लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि व्यावसायिक बैंक है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए व्यावसायिक बैंक क्या करता है, जमा स्वीकार करता है जी, साथ ही साथ ऋण देता है यानी कि लोन भी देता है, साथ ही साथ लॉकर आदि की सुविधा देता है। अगर आपके घर में सोना है ना, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो बैंक में जमा कर दीजिए, आपको लोन दे देगा, यानी कि वहाँ पे लॉकर की सुविधा दे रहा है, इसी को कहते हैं लॉकर की सुविधा। ठीक है, तो ये सभी सुविधाएं देती है, ये सभी इसका कार्य है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। तो एक अर्थव्यवस्था में आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आपका सम्मिलित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, ये तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो कृषि से जुड़े हुए कार्य आते हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, जो आपका विनिर्माण के कार्य आते हैं वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है, और जो आपका सेवा क्षेत्र के कार्य आते हैं, ठीक है, वो आपका तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है। तो भूमि भी आपका है, श्रम भी है, पूंजी भी है, साहस भी होता है और प्रबंधन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से। ठीक है, कई बार पढ़ा चुके हैं। तो इसकी जो ढाल होता है आपका ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, किधर से किधर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं आपको कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तब सीमांत उपयोगिता आपका 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में आपका AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू और MR यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू, ये दोनों आपका स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ AR एंड MR। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR बराबर क्या होता है, MR होता है, उसके बराबर क्या होता है, वस्तु की प्राइस। ठीक है, तो ये आपका दोनों आपका स्थिर रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच आपका 5 प्रकार
प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो कब हुआ था? 1935 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपका भूमि भी आता है, वन भी आता है और खनन भी आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुणक के निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गुणक का सूत्र क्या होता है? के बराबर आपका होता है डेल वाई बाय डेल आई होता है, ठीक है। जिसमें डेल वाई क्या है? डेल वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन, और डेल आई का मतलब क्या होता है? विनियोग में परिवर्तन। यही होता है आपका गुणक का फॉर्मूला, ठीक है। तो किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाजार के संगठन निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका बाजार प्राप्तियां, बाजार व्यय, ये दोनों आपका बाजार के संगठक हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए जो आपका पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय है इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, साथ ही साथ जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं होती है इसे भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को इसलिए सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये जब आपका नया था उस समय इसके प्राइस को सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो मध्यवर्ती वस्तु है इसको इसलिए सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इससे जो आपका अंतिम वस्तु का निर्माण होता है उसे भी सम्मिलित किया जाता है, इस वजह से आपका मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक कलम है, ठीक है। कलम में आपका क्या चाहिए? स्याही। तो स्याही आपका क्या हो गया? ये आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया। स्याही का जो आपका प्राइस है इसे आपका जीएनपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो स्याही से आपका जो कलम बनेगा, अंतिम वस्तु जो इसका अंतिम प्रोडक्ट बनेगा कलम, उसको सम्मिलित किया जाएगा। इस वजह से आपका स्याही को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर इससे सम्मिलित किया जाएगा तो दोहरी गणना हो जाएगी और इससे फॉल्स राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, ठीक है, गलत निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये और भी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये आपका मार्शल के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? तो देखिए कॉफी और चाय आपका क्या है? ये दोनों आपका स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। अगर जो कॉफी का यूज करेगा वो चाय नहीं पीता है और जो चाय पीता है वो आपका कॉफी नहीं पीता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, तो कॉफी के मूल्य में अगर कोई वृद्धि कर देता है तो इससे क्या होगी? कॉफी पीना छोड़ देगा, वो चाय ज्यादा पीने लगेगा, और चाय पिएगा तो क्या होगी? चाय की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बढ़ती है, यहाँ पे घटती गलत दे दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो उसके मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भैया? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है? तो ये आपका दीर्घकाल में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और अल्पकाल में किसे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि किसे परिवर्तन किया जा सकता है? तो जो आपका परिवर्तनशील साधन होता है वही आपका अल्पकाल में बदलता है, वही आपका अल्पकाल में परिवर्तन होता है। और जो सभी साधन होते हैं सभी साधन आपका दीर्घकाल में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका? ये सभी साधन, तो सभी साधन आपका दीर्घकाल में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं? तो ये आपका विड्रॉवल फॉर्म, चेक, एटीएम, कितना बार रिपीट हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक अमून के मारना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है? एक व्यापारिक बैंक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रत्यक्ष कर है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये आपका आयकर और उपहार कर, ये दोनों आपका प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, ये मूल्य का संचय किया जाता है इसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी, ये भी रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका गलत टाइप किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का पूर्ति नहीं होगा, ये आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जब टीयू अधिकतम हो तो एमयू का मान होगा। तो देखिए जब टीयू यानी कि
कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है? जब TU अधिकतम होता है तो MU का मान 0 होता है भैया। कितना बार रिपीट हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये चित्र आपका दिया हुआ है, ये जो आपका रेखा है ये आपका डिमांड का रेखा है यानी कि मांग का वक्र है, ठीक है। ये आपका देखिए एक्स अक्ष के समांतर है। तो जब मांग की रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो मांग का लोच क्या होता है? तब मांग की लोच आपका पूर्ण लोचदार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब यही क्या हो जाए, यही आपका क्या हो जाए, वाई अक्ष के समांतर हो जाए, तो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा तो क्या होगा? पूर्णतः बेलोचदार। इसे भी ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष के समांतर हो जाए तब क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार। अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो क्या होगा? पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस कंडीशन में जो आपका इस तरह जब मांग का वक्र होता है तो इस समय ईडी का वैल्यू क्या होता है? ईडी का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ईडी का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। अगर इसे हो जाए वाई अक्ष के समांतर हो जाए तब ईडी का वैल्यू क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होता है? उस समय आपका 0 होता है, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है? तो क्या मुंद के मारेंगे? एडम स्मिथ। अगला देखिए कि वह वक्र जो अर्थव्यवस्था की समस्या को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि किस प्रकार के बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? औसत आय का मतलब क्या हुआ? एवरेज रिवेन्यू, EAR किसके बराबर बोल रहा है? सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि MR। EAR बराबर MR किस में होता है? तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसको भूल जाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है आपका? EAR बराबर MR बराबर क्या होता है? प्राइस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि चक्रीय प्रवाह में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो चक्रीय प्रवाह में आपका खपत को भी शामिल किया जाता है, निवेश को भी किया जाता है और आपका आय को भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? हाँ जी भैया, 3-4 बार रिपीट हो गया है। चलिए प्रीवियस ईयर करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन VVIA क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो क्या क्या कार्य है? इसमें सरकार को परामर्श भी देता है यानी कि यह सरकार का परामर्शदाता है, साथ ही साथ ये सरकार का बिचौलिया के रूप में भी कार्य करता है और ये सरकार का बैंक है यानी कि बैंकर है। उसके बाद यह बैंकों का बैंक भी है यानी कि मार्केट के लिए हम लोग को लोन लेना रहता है तो कहाँ पे जाते हैं? पैसा जमा करना रहता है तो कहाँ पे जाते हैं? हम लोग बैंक जाते हैं, व्यावसायिक बैंक जाते हैं, लेकिन बैंकों को जमा करना रहता है तो लोन लेना पड़ता है। तो ये कहाँ पे जाता है? तो ये आपका केंद्रीय बैंक के पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। इस वजह से बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है? मौद्रिक पत्र का निर्गमन भी करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अप्रत्यक्ष कर में किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आयकर, आयकर क्या है आपका? एक अप्रत्यक्ष कर है, यह आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। उसके बाद आपका है धन कर, धन कर भी आपका क्या है? यह आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह आपका प्रत्यक्ष कर है। अरे 2 गो से ज्यादा हो जा रहा है जी। उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर में दिया है। क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। इंग्लिश वाला देखिए यहाँ पे है कि विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टेस्ट, यानी कि कौन सा आपका इनडायरेक्ट टेस्ट अप्रत्यक्ष कर में शामिल है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं, यहाँ नहीं होगा, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो देखिए आयकर तो आपका ये प्रत्यक्ष कर में शामिल होता है, ये नहीं होगा। साथ ही साथ धन कर भी आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष कर में शामिल होता है, ये भी नहीं होगा। उत्पाद कर, उत्पाद कर क्या है? ये आपका एक्साइज ड्यूटी, ये आपका किस में शामिल होता है? अप्रत्यक्ष कर में शामिल होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात उपहार कर भी आपका किस में आता है? उपहार कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर में आता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भुगतान शेष का अदृश्य मध्य है। तो भुगतान शेष का अदृश्य मध्य में क्या क्या आता है? बैंकिंग भी आता है, माल ढुलाई भी आता है और संचार भी आता है। ये सभी आपका क्या है? भुगतान शेष का अदृश्य मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसे मुद्रा के प्राथमिक कार्य में शामिल करते हैं? तो जो आपका विनिमय का माध्यम है ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य में आता है। साथ ही साथ मूल्य का मापन भी आपका मुद्रा के प्राथमिक कार्य में आता है और मूल्य का संचय भी आपका क्या है? प्राथमिक कार्य में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग 2020 के क्वेश्चन को देखते हैं। इतना जो था आपका 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे भैया। अगला क्वेश्चन देखिए कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ये आर्थिक लागत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार मूल्य को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो अल्पकालीन बाजार के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
जो पहले से टिक लगा है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है, ये स्टूडेंट 2020 में हमसे पढ़ता था, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो टिक लगा करके दिया होगा भैया। क्या देखेंगे, चलिए फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, तो फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, MR इक्वल टू क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। MR का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल रेवेन्यू को तो सीमांत आगाम, ठीक है, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमांत लागत। तो सीमांत आगाम और सीमांत लागत कहाँ पे दिया हुआ है, आगाम को आय भी बोला जाता है, समझ रहे ना, तो सीमांत आय और सीमांत लागत कहाँ पे है, देखिए सीमांत आय और सीमांत लागत कहाँ पे भैया, हाँ यहाँ देखिए उल्टा लिखा है, सीमांत लागत और सीमांत आय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा। तो देखिए पहले कितना लगा रहे थे, 1 लगा रहे थे तो कितना हो रहा था, 10 का उत्पादन हो रहा था। जब 2 लगाए, 2 इकाई लगाए तो कितना का उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन 22 हो गया। यानी कि एक अतिरिक्त का जब यूज कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, तो एक अतिरिक्त का यूज कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है सर, 12 बढ़ रहा है। और हम लोग जानते हैं एक अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, सीमांत होता है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जहां भी आपको एक अतिरिक्त दिख जाए वहां पे सीमांत होता है, ठीक है, और जहां पे आपको सीमांत निकालने बोले तो वहां पे देखिएगा कि एक अतिरिक्त कितना हो रहा है, एक अतिरिक्त के यूज करने से कितना की बढ़ोतरी हो रही है, वही आपका सीमांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त का यूज करने से 12 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यही आपका सीमांत उत्पादन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका समष्टि अर्थशास्त्र से कि द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण का कार्य आता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात बीमा और व्यापार यह आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक आपका J.M. केल्सन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि APC प्लस APS बराबर, तो क्या होता है APC प्लस APS बराबर, ये होता है आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका सरकार के राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, यानी कि सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है, टैक्स की प्राप्ति होती है, वो कहां से प्राप्ति होती है, तो ये आपका आयकर से भी होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, देखिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है निगम कर, ठीक है, तो यहाँ पे निगम कर ये भी इसका स्रोत है और ये सीमा शुल्क भी इसका क्या है, सरकार के राजस्व का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। जहां देखिए एक इकोनॉमिक्स में एक फंडा होता है, जहां भी आपको ऑल दिख जाए, ठीक है, इनमें से सभी दिख जाए, तो लगभग 80% केस में क्या होता है, इनमें से सभी आंसर होता है। नहीं जानते तो इनमें से सभी आपको आंसर मारना ही मारना है, ठीक है, 80% केस में यही होता है। चलिए अब उसके बाद आपका 2022 में जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली होगी, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट में इसका रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, तो पहली बार अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था, तो मार्शल ने दिया था। इस वजह से इसे अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, तो यह आपका होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और शब्द समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो यह आपका रेगनर फिश ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है, तो इसका मूल बिंदु को अवतल होने का क्या कारण है, तो बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा। फिर से 3 नंबर आ गया, हो सकता है एक पे जहाँ पे डबल आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो कितना बार करवाए हैं, आर्थिक लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत, तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। देखिए आपको प्रीवियस ईयर कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई बाहर से नहीं आता है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आता है, इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो सीमांत उपयोगिता यानी कि MU बराबर क्या होता है, MU बराबर आपका फार्मूला होता है डेल TU, क्या होता है, डेल TU बाय डेल
क्यू होता है। तो कौन किस में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। और अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका हिग्स एवं एलन ने दिया था। अगर पूछे कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो गणनावाचक सिद्धांत आपका मार्शल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछा था क्रमवाचक, इस वजह से हिग्स एवं एलन होगा। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र कैसा होता है, तो उदासीनता वक्र आपका इस प्रकार से होता है। देखिए मूल बिंदु की ओर क्या है, उठा हुआ है, यानी कि उत्तल है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ये मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होता है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा भैया, दोनों नहीं होगा, ठीक है, एक ही होगा आपका, मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होता है। दोनों कहाँ लिखा हुआ है दिखाओ तो मुझे, हम जानते हैं कुछ बच्चा को डाउट होगा इसके मन में। ठीक है, दोनों नहीं होगा, मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी। देखिए रसगुल्ला और गुलाब जामुन आपका यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपका स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जो आपका रसगुल्ला खाएगा वो गुलाब जामुन नहीं खाएगा, नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, रसगुल्ला की कीमत में कमी कर देंगे तो लोग गुलाब जामुन क्या खरीदेगा जी, रसगुल्ले खरीदेगा। तो रसगुल्ला ज्यादा खरीदेगा तो गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बजट रेखा इंगित करती है, तो बजट रेखा क्या इंगित करती है, तो ये आपका मूल्य अनुपात को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, तो ये आपका अनाधिमान वक्र की ढलान को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है, तो वस्तु X होगी। देखिए कंडीशन क्या है, एक उपभोक्ता है जिसका आय क्या हो रही, बढ़ जा रही, इनकम बढ़ रहा है, तो एक वस्तु X है। ठीक है, उस वस्तु की वो क्या कर देता है, मांग कम कर देता है। तो जब भी किसी उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खरीदेगा, अच्छा क्वालिटी की वस्तु खरीदेगा। तो वस्तु X यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, ये आपका गिफेन वस्तु हो जाएगी। गिफेन वस्तुओं किसको कहते हैं, जो आपका घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती है उसे आपका गिफेन वस्तुएं कहती है। ये आपका पैसा ज्यादा कमाएगा तो गिफेन वस्तु, घटिया क्वालिटी वस्तु लेगा क्या, नहीं ना लेगा भैया, ये आपका अच्छा क्वालिटी का वस्तु लेगा। ठीक है, तो ये आपका वस्तु X जिसका मांग कम हो रहा है, ये क्या होगा, आपका गिफेन वस्तु होगी। एक होता है आपका गिरफिन वस्तुएं, गिरफिन वस्तुएं आपका अलग होता है, और एक होता है आपका गिफेन वस्तुएं, ये आपका अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष Y अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से, ये हो गया आपका Y अक्ष और ये जो आपका है मांग की रेखा इस प्रकार से है। तो इस कंडीशन में मांग की लोच का मान कितना क्या होता है, तो इस कंडीशन में मांग की लोच का मान क्या होता है, ED बराबर आपका 0 होता है। और ED बराबर जब 0 होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। क्या कहेंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा ये Y अक्ष, अगर पूछ दे कि X अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, ED के बराबर, तो ED बराबर आपका होगा क्या, ED बराबर इन्फिनाइट होगा। और इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका पूर्णतः लोचदार मांग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका सीमांत उपयोगिता यानी कि MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, प्राइस यानी कि मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होता है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो साधन है, दो साधन श्रम L है और जो आपका पूंजी है उसे K है, कि उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, तो क्या होगा, उत्पादन फलन क्या हो जाएगा आपका, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L और K। L और K क्या है, यानी कि आपका श्रम और पूंजी का फंक्शन होगा आपका Q। ठीक है, उत्पादन फलन, तो इस प्रकार से किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्पादन के साधन क्या है, कमेंट करिएगा कितना बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 हो जाता है। देखिए आपको पता चल जाएगा होगा कि देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, 19 क्वेश्चन किया, 19 में लगभग 18 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं, तो उत्पादन के सभी साधन आपका दीर्घकाल में परिवर्तन किया जाता है। देखिए कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समूह उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे समूह उत्पाद, समूह मतलब सम का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर यानी कि समान उत्पाद की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, नाम से ही पता चल जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तनशील अनुपात के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की किस अवस्था के स्तर में उत्पादन करना चाहेगा, तो द्वितीय अवस्था में। सुबह सुबह क्वेश्चन करवाए थे, क्यों करवाना चाहेगा, क्योंकि इसमें जो आपका होता है अधिकतम होता है आपका क्या, कुल उपयोग, कुल उत्पादन। ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो कैसा होता है, तो ये आपका U आकार का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फार्मूला से। फार्मूला से क्वेश्चन क्या है कि कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो बताए थे TC बराबर क्या होता है, TFC प्लस
TBC, तो किसी में दिया हुआ है TFC प्लस TBC, तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्म के संतुलन में होता है, तो फर्म संतुलन में कब होता है, जब MR = MC होता है। कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है, जब क्या होता है, तब उत्पन्न होता है जब आपका TR = यानी कि टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति अपने के लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका प्रोफेसर JBC का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे कीमत में क्या हो रहा है, 40 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पूर्ति में क्या हो रहा है, 10 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन बहुत ही कम पड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेलोचदार कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग अधिकाई की स्थिति होती है जब क्या होगी, जब आपका पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होता है, तब आपका क्या होती है, मांग अधिकाई, यानी कि अधिकाई का मतलब वो अधिक, तो मांग अधिक उस टाइम पे होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो ये आपका एकाधिकार में पाया जाता है। वस्तु विभेद पूछे या तो कीमत विभेद पूछे, आपका एकाधिकार में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो समरूप यानी कि एक जैसा आपका वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध पाया जाता है, तो AR जो आपका होता है ना, वो आपका क्या होता है, MR से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है, तो एक उत्पादन करने वाला कौन होता है, तो आपका एकाधिकार में नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विक्रेता 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु के 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम की राशि क्या होगी, तो एक इकाई का दाम कितना है भैया, एक इकाई 6 रुपया में बेच रहा है, तो टोटल बेचा 50, तो क्या हो जाएगा 50 गुना 6 300। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सही है, तो निम्न में से कौन सही है, तो ये आपका हो जाएगा AR MR × E/E-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि MR का फॉर्मूला क्या होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है, तो शुरू में बताइए भैया MR का फॉर्मूला क्या होता है, TR/डेल्टा Q। ठीक है, ये आपका MR का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो कब होता है, तो ये कौन से फर्म में होता है, तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में क्या होता है, पूर्ण लोचदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे उस वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं पे आपका क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगाम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन के लिए कुल संप्राप्तियां क्या होगी, यानी कि टोटल संप्राप्तियां, टोटल आगाम क्या होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। और कहां तक का पूछा जा रहा है, तो 5 तक का, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे देखिए 12 था, 10 22 हो गया, और 8 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया, और 5वां तक और आपका 4 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 किस में दिया भैया, 30 गलती जोड़ दिए क्या, 12 और 10 22, 22 और 8 30 और 6 36 और 4 40 होगा भैया। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में कितना बार आया है, तो ये आपका किसमें, अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कौन क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, यही सब क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5-10 क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आता है, तो वही जो आपका पूरा साल भर मेहनत करता है वही 5 क्वेश्चन को बना पाता है। ठीक है, वैसे भी 5 क्वेश्चन के लिए मैं VVI क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपका चैप्टर वाइज, उसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तो और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।